अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और हम चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमने इसी सीक्वेंस में टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्टडी कर रहे हैं और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को। हम ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई। सो अगर हम यहाँ पे ये बात कहें कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम मटेरियल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कांस्टेंट रख लें तो इस सूरत में जो लाइन आएगी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की वो किस तरह की होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। सो हम यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कि ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं स्ट्रेन को जिसका सिंबल एप्सिलॉन है और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं स्ट्रेस को जिसके लिए हम सिग्मा का सिंबल यूज करेंगे। अब अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा एक सर्टेन पॉइंट तक। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं और जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड रहती है उस पॉइंट को पॉइंट ए का नाम दिया जा रहा है। सो इस ग्राफ में जो रीजन है ओ ए, ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन कहलाता है और पॉइंट ए कोरस्पॉन्ड करता है प्रोपोर्शनल लिमिट को। और अगर हम यहां से इस तरफ वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम सिग्मा पी का सिंबल दे देते हैं और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जनरेट हुआ है उसे हम एप्सिलॉन पी का सिंबल दे देते हैं, जहां पे पी से मुराद क्या है, पी से मुराद है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अब जब हम यहां से मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये मजीद वैलिड नहीं रहती और ग्राफ हल्का सा स्ट्रेट लाइन से डेविएट करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इस पॉइंट बी तक पहुंचता है। अब अगर हम बात करें रीजन ओ बी की तो ये रीजन कहलाता है इलास्टिक रीजन। हम ये बात जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म करें तो स्ट्रेस के रिमूवल के ऊपर वो अपनी इनिशियल लेंथ, शेप या वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए जो एफर्ट करता है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो पॉइंट बी तक वो रीजन है, ओ से लेके बी तक वो रीजन है जिसमें अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंट बी से वाई इंटरसेप्ट ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम सिग्मा ई का नाम दे देते हैं और जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उसको हम एप्सिलॉन ई का नाम देते हैं, जहाँ पे ई इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट बी को
हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं और फर्दर पॉइंट बी कहलाता है यील्ड पॉइंट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि पॉइंट बी तक जो स्ट्रेस सिग्मा ई जनरेट हुआ है वो अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो उसके नतीजे में स्ट्रेन एप्सिलॉन ई जनरेट हुआ है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो यील्ड पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है, एक ऐसे पॉइंट को डिस्क्राइब करता है जिसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो स्ट्रेन भी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स यहां तक जो एनर्जी स्टोर की जा रही है, स्टोर्ड एनर्जी, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड अगेन। दैट मीन्स आपने डिफॉर्म्ड मटेरियल में जो भी एनर्जी स्टोर की है अगर आप पॉइंट बी तक ले जाते हुए स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो स्ट्रेन भी खत्म हो जाता है और हमें हमारी स्टोर की गई एनर्जी वापस मिल जाती है। दैट मीन्स पॉइंट बी तक प्रोपोर्शनैलिटी तो मजीद वैलिड नहीं है, लेकिन अभी भी मटेरियल की डिफॉर्मेशन इलास्टिक रीजन के अंदर ही मौजूद है। अगर स्ट्रेस रिमूव होगा तो स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा और बॉडी अपनी इनिशियल लेंथ, वॉल्यूम या शेप को रिस्टोर कर लेगी। अब अगर हम यहाँ पे मजीद क्रॉस करते हैं इस पॉइंट को तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ पे ग्राफ मजीद बेंड करता हुआ इस तरीके से एक पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे रहे हैं और इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम सिग्मा एम या मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम देते हैं और जो स्ट्रेन की वैल्यू है उसे हम एप्सिलॉन एम का नाम देते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन का नाम देते हैं। पॉइंट सी करस्पॉन्ड करता है एक पॉइंट को जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और यहां पे जो सिग्मा एम की वैल्यू है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं और यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेन जनरेट होता है। इस मैक्सिमम स्ट्रेन से क्या मुराद है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पे इस तरीके से एटॉमिक लेयर्स बनाऊं तो ये जो एटम्स यहां पे रिप्रेजेंट किए गए हैं ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस में, कोहेसिव फोर्सेस में बाइंड है अगर मटेरियल एक ही टाइप का है। तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और हम प्रोपोर्शनैलिटी रीजन के अंदर रहते हैं तो ये मटेरियल इस तरह से डिफॉर्म कर जाता है और अगर हम स्ट्रेस मजीद इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होता है कि ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं इनका होल्ड वीक होता चला जाता है और स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। इस पॉइंट के ऊपर आके प्रोपोर्शनैलिटी मजीद वैलिड नहीं रहती और जब हम पॉइंट बी को भी क्रॉस कर लेते हैं और आगे सी तक जाना स्टार्ट करते हैं तो इस सूरत में क्या होता है? इस सूरत में ये जो एटॉमिक लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट मीन्स एक मटेरियल क्या हो जाता है? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। सो परमानेंटली डिफॉर्मेशन का जो रीजन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बी से सी तक और ये रीजन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन भी कहलाता है। सो यहाँ पे हम इस तरीके से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस रीजन के अंदर जो हमने स्टोर्ड एनर्जी की बात की थी दैट इज यूज्ड या फिर यूटिलाइज्ड इन डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन में यूज हो जाती है। अब अगर आप पॉइंट बी को क्रॉस करने के बाद, दैट मीन्स यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद सी पॉइंट तक आते हैं तो इस पॉइंट तक आते आते प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो बॉल पॉइंट यूज करते हैं अगर उसके स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दें तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है और स्ट्रेस की रिमूवल के ऊपर स्ट्रेन उसका खत्म नहीं होता। सो इसका मतलब है पॉइंट सी एक लिमिट को करस्पॉन्ड करता है जिसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट करस्पॉन्ड करता है मैक्सिमम स्ट्रेस को दैट अ डिफॉर्म्ड मटेरियल कैन endure
विदाउट ब्रेकिंग। दैट मीन्स मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, चाहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, चाहे डी शेप हो रहा है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ परमानेंटली डीफॉर्म होगा। सो अब जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी वो हमें वापस नहीं मिल सकती। दैट मीन्स हमारी प्रोवाइडेड एनर्जी हमें रीसप्लाई नहीं कर सकता ये डीफॉर्म मटेरियल, क्योंकि वो एनर्जी इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज हो चुकी है। अब अगर हम पॉइंट सी को एक्सीड करते हैं तो हमें पता चलेगा, हमें ऐसा फील होगा कि जैसे स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया, और आप अगर फौरन से स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर दें तो भी स्ट्रेन बढ़ता ही चला जाएगा और एक पॉइंट डी तक मटेरियल पहुंचेगा, और पॉइंट डी के ऊपर आके जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा। सो मटेरियल का ब्रेक डाउन होगा। इससे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम सिग्मा एफ, और जो स्ट्रेन की वैल्यू है उसे हम ई एफ का नाम देते हैं, जिसमें सिग्मा एफ से मुराद क्या है, इससे मुराद है फ्रैक्चरिंग स्ट्रेस, और ई एफ से मुराद क्या है, इट इज फ्रैक्चरिंग स्ट्रेन। सो यहां पे आके मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब हम जरा इस डायग्राम को रीएक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और चूंकि हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, इसलिए पॉइंट ए तक लाइन स्ट्रेट आती है। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए को क्रॉस किया जाता है तो जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उनका होल्ड कम होता चला जाता है। लेकिन पॉइंट बी, जिसे हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं और इलास्टिक लिमिट भी कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट से मुराद वो स्ट्रेस है जिसके नतीजे में जनरेटेड स्ट्रेन ऐसा होता है कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म ना हो। उसके बाद जैसे ही पॉइंट बी को क्रॉस करते हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और बी से सी तक का जो रीजन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन कहलाता है। पॉइंट सी कोरस्पॉन्ड करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। इसे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन की वैल्यू है सिग्मा एम, इसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। ये स्ट्रेस की वो वैल्यू है जो कि एक बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के नतीजे में बर्दाश्त करती है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं करती। और जैसे ही पॉइंट सी को क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। आप चाहे स्ट्रेस कम भी कर दें तो बॉडी क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अब ये जो पॉइंट ओ से लेके ए तक का रीजन है ये प्रोपोर्शनल रीजन कहलाता है, और पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। लेकिन पॉइंट ओ से लेके बी तक का जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन कहलाता है, और बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट कहलाता है। दैट मीन्स जो ओ से ए तक का रीजन है इलास्टिक रीजन के अंदर वो रीजन भी इंक्लूडेड है। सो सिर्फ ए बी नहीं बल्कि ओ से बी तक के पॉइंट की हमने बात करनी है। अब हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के रेफरेंस से टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। इस रेफरेंस में मटेरियल की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है जिसे हम डक्टाइल और मैलिएबल मटेरियल्स का नाम देते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स कैसे मटेरियल्स होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, और मैलिएबल ऐसे मटेरियल्स जिनकी क्या बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं, उन्हें मैलिएबल मटेरियल्स कहते हैं। सो ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस किया है, ऐसे मटेरियल जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट ए से पास करते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के ऊपर जाके ब्रेकडाउन होते हैं, ऐसे मटेरियल्स डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। दैट मीन्स वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन जो है उसमें से गुजरते हैं, उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, वो परमानेंटली डिफॉर्म होते हैं। लेकिन इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास है मटेरियल्स की जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स की खासियत यह है दे ब्रेक डाउन आफ्टर पॉइंट बी। जैसे ही मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन इस तरह से जनरेट होगी कि पॉइंट बी क्रॉस हो जाए, यहाँ पे जैसे ही आएंगे वो मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाएंगे। दैट मीन्स ऐसे मटेरियल्स में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड, आयरन एटसेट्रा जो हैं
वो एग्जाम्पल्स हैं डक्टाइल और मेलेबल मटेरियल्स के, जबकि ब्रिटल मटेरियल्स की एग्जाम्पल क्या है, ग्लास और हाई कार्बन स्टील। सो ये मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती। अगर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनमें होती तो हम इनको डक्टाइल या फिर मेलेबल मटेरियल्स का नाम देते। अब हम फर्दर यहाँ पे ग्राफ के रेफरेंस से कुछ और 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो हमें क्या बात पता चलेगी। सो एरिया ऑफ ग्राफ में हम ये बात जानते हैं कि हम शेप डिपेंडेंट एक कांस्टेंट पुट करते हैं, साथ लेंथ मल्टीप्लाई होती है और साथ विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इसमें कांस्टेंट के साथ जो लेंथ पे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो स्ट्रेस है और विड्थ पे जो टर्म है वो स्ट्रेन है। अब अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के यूनिट्स को देखें तो हम ये बात जानते हैं कि चूंकि स्ट्रेस का फार्मूला F/A होता है, इस वजह से इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आते हैं, और जो स्ट्रेन है इसके यूनिट्स इस फार्मूले से फाइंड आउट होंगे डेल्टा L/L, दैट मीन्स मीटर ओवर मीटर। सो इस वजह से ये जो एरिया है इसके यूनिट्स क्या आएंगे, कांस्टेंट तो सिर्फ एक नंबर है, स्ट्रेस के यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन के यूनिट्स हैं मीटर ओवर मीटर। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन F.D होता है, इस वजह से हम न्यूटन मीटर की जगह पे जूल लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब मौजूद है। और हम ये बात जानते हैं कि जूल एनर्जी का यूनिट है और मीटर क्यूब किसका यूनिट है, ये वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब है इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है, इस ग्राफ का एरिया ये हमें बताता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स के बारे में। सो हम इस तरह से लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट multiplied by stress into strain is equal to energy stored per unit volume in deformed material। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने से पहले इलास्टिक लिमिट तक ये एनर्जी हमें वापस भी मिल सकती है, लेकिन उसको क्रॉस करते ही जैसे ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी तो फिर वो पूरी एनर्जी हम वापस री एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ के डेटा से फाइंड आउट होने वाली स्लोप की। सो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की बात कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो स्लोप है जिसे हम ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है मैथमेटिकली, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब अगर हम इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे ये लाइन परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें और ये लाइन बेस कंसीडर कर लें तो परपेंडिकुलर लाइन किसके इक्वल है, वो तो स्ट्रेस के इक्वल है, और जो बेस लाइन है वो किसके इक्वल है, वो स्ट्रेन के इक्वल है। सो इस वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे जब हम स्ट्रेस और बेस की जगह पे हम अगर स्ट्रेन पुट कर लें तो हमें यहाँ से मटेरियल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वायर यूज की गई है, जो यूजुअली वायर ही यूज की जा सकती है डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए, तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करने के नतीजे में। हम ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस का फार्मूला F/A और स्ट्रेन का एक्सप्रेशन डेल्टा L/L होता है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L और F/A मल्टीप्लाइड बाय L/डेल्टा L। सो यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन फोर्स इनटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एक्सटेंशन डेल्टा L के जरिए से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर डायरेक्टली इस एंगल थीटा का टेंजेंट फाइंड आउट करके यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्केलिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 1 पास्कल का प्रेशर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक सेम उसी लेंथ के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यू भी यूनिट है या फिर 1 है, तो फिर आप थीटा का डायरेक्टली टेंजेंट फाइंड आउट करके यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस डिस्टेंस के अंदर मेगा पास्कल्स में स्ट्रेस है
और इस डिस्टेंस के अंदर जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो फ्रैक्शंस के अंदर है, तो फिर आप डायरेक्टली टेंजेंट थीटा नहीं कर सकते, फिर आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस इंडिविजुअली फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और ये जो हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है ये सिर्फ प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन है स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, दैट मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहीं से आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ए पॉइंट को क्रॉस करके बी की तरफ चले जाते हैं तो जाहिर बात है फिर ये रीजन इलास्टिक डिफॉर्मेशन का तो है, प्रोपोर्शनल रीजन नहीं है, इस वजह से आप स्लोप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ओ से लेके ए तक जब लाइन स्ट्रेट है तभी फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मटेरियल के यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मिलेगी। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर हुज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज शोन। सो हम ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की जो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए तक की जो स्लोप है उसके जरिए से हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर या इन जनरल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, जाहिर बात है फर्दर ये टेंजेंट थीटा के इक्वल भी है, और परपेंडिकुलर पे चूंकि स्ट्रेस की वैल्यू मौजूद है डेल्टा सिग्मा लिख लीजिए, और यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू मौजूद है इसलिए ये यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल आएगी वैल्यू। और चूंकि हमें यहाँ पे डेल्टा में फाइनल माइनस इनिशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन में भी फाइनल माइनस इनिशियल स्ट्रेन लिखना होता है इस तरह से, सो ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं ये तो जीरो के इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये सिग्मा ओवर ई फाइनल वैल्यूज के इक्वल ही आएगा। तो अब हम जरा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस में हमने स्ट्रेस की वैल्यू क्या पुट करनी है, 800 मेगापास्कल्स, तो यहाँ पे लिखिए 800 मेगापास्कल्स, मेगा स्टैंड फॉर 10⁶, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अगर ये 0.015 है तो ये 0.10 और ये 0.05 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.10 स्ट्रेन की वैल्यू जो कि यूनिटलेस है। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 8 × 10⁻² × 10⁻6 ओवर 10⁻⁻1 पास्कल्स, या फिर y इज इक्वल टू 8 × 10⁻² × 10⁻6 × 10⁻+1, जो डिनोमिनेटर में पावर -1 होती है न्यूमरेटर में आके +1 हो जाती है, इसलिए यंग्स मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, 8 × 10⁻² + 6 + 1 पास्कल्स, और यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 8 × 10⁹ पास्कल्स। अब 10⁹ के लिए गीगा का प्रीफिक्स यूज होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 गीगा पास्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्सटेंडेड वायर एट स्ट्रेस ऑफ 400 मेगापास्कल्स। सो हम ये बात जानते हैं कि जब हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया सम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है, और ये जो कांस्टेंट है अगर रीजन रेक्टेंगुलर हो तो ये कांस्टेंट 1 होता है और हम सिंपली लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगुलर रीजन हो तो ये एरिया हाफ हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 आती है। और इस डायग्राम में 400 मेगापास्कल के स्ट्रेस के ऊपर जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो कितनी है, इट इज 0.05 के इक्वल, और रीजन भी राइट एंगल ट्रायंगल का बन रहा है, इसलिए हम यहां पे एरिया के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 1/2, स्ट्रेस की वैल्यू 400 मेगापास्कल्स, और जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो 0.05 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां पे जब हम 400 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 के इक्वल, और 1/2 20 को कैंसिल आउट होकर 10 बना देगा, सो 10 × 10⁶ पास्कल, और स्ट्रेन के यूनिट्स चूंकि मीटर ओवर मीटर होते हैं, और फर्दर पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब होता है, सो एरिया इज 10 × 10⁶ जूल्स पर क्यूबिक मीटर। इस वैल्यू 10⁶ को हम मेगा लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आंसर होगा 10 मेगा जूल डिवाइडेड बाय
मीटर क्यूब इस तरह से। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड वायर at stress of 400 megapascal, radius of wire is 1 millimeter and its length is 50 centimeter. So हम ये बात जानते हैं कि जब हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम देता है। सो अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो वॉल्यूम को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो एरिया ऑफ ग्राफ है इसको हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ एरिया से मुराद मटेरियल का एरिया नहीं है, बल्कि इससे मुराद है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ज़ाहिर बात है जब हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें वैल्यू एनर्जी के इक्वल मिलेगी। और हमने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर अभी क्या फाइंड आउट किया था? 10 मेगा जूल पर क्यूबिक मीटर। तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दें 10 × 10⁻⁶ जूल्स पर क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो होगा एरिया ऑफ वायर इनटू लेंथ ऑफ वायर, और फर्दर एरिया के लिए πr² का एक्सप्रेशन यूज होगा क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूजुअली सर्कुलर होता है। सो पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर, दैट मीन 0.001 का स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.50 मीटर। तो यूनिट यहाँ पे मीटर है, इधर मीटर स्क्वायर है, दोनों ने मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब बन जाना है और इन दोनों ने मिलके इससे कट जाना है, जिससे हमें एनर्जी का आंसर मिलेगा। और वो किसके इक्वल होगा? ये 10⁻³ है, स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁻6 बन जाएगा, और साथ पाई लिखा होगा, 0.5 लिखा होगा, और साथ 10 × 10⁻6 जूल्स लिखा होगा। यहाँ पे 10⁻6 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5 पाई जूल्स, और इसको सॉल्व कर लें तो आंसर नियरली 15.71 जूल्स के इक्वल होगा। सो इस सूरत में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी किसी एक ऐसी वायर के अंदर जिसकी लेंथ और एरिया की वैल्यूज हमें गिवन है, उसकी वैल्यू होगी 15.7 जूल्स, दैट इज ऑप्शन ए। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हुई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और इसकी स्लोप और एरिया की डिस्कशन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।